देवियों, सज्जनों और मित्रों, ऋषि सूफी परंपरा के ध्वजवाहक शेखुल आलम तथा सैयद हुसैन सिमनानी की इस ऊर्जावान मिट्टी कुलगाम में लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से यहाँ के डीसी श्री बिलाल, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पहुँचने के पहले आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। मैं उसके लिए भी कुलगाम के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर अमृत काल की यात्रा कर रहा है, उसमें विकसित समाज के संकल्प को साकार करने में ये सभी प्रोजेक्ट्स नए सशक्त आधार की रचना करेंगे। साथियों, 15वीं-16वीं शताब्दी में जिस वक्त पूरे देश में भक्तिकाल का दौर समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा था, उस समय कुलगाम में भी वेसव नदी की लहरों पर मोहब्बत, सामाजिक समरसता, भाईचारे की नई दास्तान लिखी जा रही थी। भक्तिकाल के कवियों में के तमाम गीतों का निचोड़ था कि जब उत्सव में पूरा समाज, कलाकार, कवि और उनका सौंदर्य इकट्ठा हो जाता है, तब समझ में आता है कि वही श्रेष्ठतम साधना है। साहित्य माने लिटरेचर ये मात्र शब्दों का खेल नहीं है, ये डूबने का खेल है। और इसमें डूबने का अर्थ है आप जितनी गहराई में जाते हैं, वास्तविकता में आप उतने ही ऊपर उठते जाते हैं। कला हो, साहित्य हो, गीत हो, नृत्य हो, ये ऐसी संपदा है जो गुरु भी नहीं छीन सकता और न ही गोविंद छीन सकते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक दिन भगवान के पास माँ लक्ष्मी गई। माँ लक्ष्मी माने जो धन की देवी, और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे कुछ तो वरदान दे दीजिए। भगवान हंसे और बोले, जा तू जिसे चाहे वरदान दे दे, लेकिन छीनने का अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। मैंने तू जिसको चाहे उसको धनवान बना दे, लेकिन उसको गरीब बनाने का अधिकार मैं अपने पास रखता हूँ, तुमको नहीं देता हूँ। ऐसे ही एक दिन बाद माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनको पता चला कि प्रभु ने लक्ष्मी जी को वरदान दे दिया है, तो वह भी पहुंची भगवान के पास और उन्होंने कहा कि आपने माता लक्ष्मी को तो वरदान दे दिया, असल सेवा तो मैंने की है और आपकी भी बहुत सेवा की है, मेरे लिए क्या, जैसे क्या मुझे वरदान नहीं मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि जा तुझे भी वरदान देता हूं, तू जिसे चाहेगी उसे वरदान दे सकेगी, लेकिन छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं होगा। स्पष्ट है अर्थ इसका कि माँ लक्ष्मी धन की समृद्धि की देवी हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की, कला की देवी हैं। भगवान इंसान से कई बार धन दौलत छीन सकते हैं, लेकिन जिन साहित्यकारों, कलाकारों को माँ सरस्वती का वरदान मिल जाता है, उस वरदान को भगवान भी उनसे नहीं छीन सकते। और इसी मामले में कुलगाम की संपदा, या मैं कहूँ कि कुलगाम बड़ा समृद्ध जनपद रहा है। साथियों, महाकवि कल्हड़ ने कहा है कि माँ सरस्वती स्वयं इस शारदा प्रदेश में साक्षात विराजमान थी, साक्षात निवास करती थी, और इसलिए इस मिट्टी के कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है और प्रतिभा की संपदा उन्हें मिली हुई है। दो पंक्तियां मैं कहूँगा कि हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। जिन्होंने सिर्फ ज्ञान की एक तरफा यात्रा की है वह गुरु बन सकते हैं, लेकिन जिन्होंने साहित्य की सेवा की है, लिटरेचर की सेवा की है, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। मैं समझता हूँ
कि हमारी दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे देश में लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित करने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आम जनता को भी ये बताना था कि साहित्य सीखने और सिखाने का मामला ये केवल उतना भर नहीं है। हमारी महफिल में आइए और जब आप वापस जाएंगे तो आपके भीतर जो अंतरंतम भाव होगा वो आपकी नई यात्रा शुरू करेगा। और इसलिए कहा गया कि बातें ख्याल यार में करता हूँ इस तरह, बातें ख्याल यार में करता हूँ इस तरह, समझे कोई कि 8 पहर हूँ नमाज में। लेखकों को हर पल साधना की धुन लगी रहती है। कुलगाम उसी भावना से ऋषि सूफी परंपरा का निर्वहन करता रहा है और यहाँ की आवाम ने भी, खासतौर से यहाँ के युवा ने भी बढ़ चढ़ करके उस अंतरंतम भाव को पाने की आकांक्षा दिखाई है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ ने लिखा है कि कुमकुम केसर और काव्य, कुमकुम केसर मैंने सफरन और काव्य, ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन शारदा देश को छोड़ करके, मैंने कश्मीर को छोड़ करके दूसरी किसी जगह हिंदुस्तान में या दुनिया में इन्हें एक साथ नहीं देखा जा सकता है। कल्हड़ ने भी राज तरंगिणी में कहा कि जो समूचे दुनिया में दुर्लभ है वह कश्मीर में सामान्य आदमी के लिए सुलभ है। इसलिए मैं इसे ईश्वर खुदा का आशीर्वाद मानता हूँ जिन्होंने इस धरती को हृदय की गहराई वाली उन भावनाओं से परिचित कराया जो अनमोल हैं और दुनिया में दुर्लभ भी हैं। अनेक बार एक सवाल सुनने को मिलता है कि साहित्य, कला और संगीत आखिर ये है क्या? इसका आवाम की तरक्की से वास्ता क्या है? प्राचीन काल से इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश ने मानवता को ये सिखाया है कि जीवन यात्रा और विकास यात्रा ये एक तरफा नहीं हो सकती। भौतिकता के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। जितना आवाम के विकास के लिए विज्ञान की जरूरत है, जितना आवाम के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उतनी ही आवश्यकता साहित्य की भी है। समाज में अगर संवेदनशीलता और करुणा है तो यकीन मानिए उसके पीछे साहित्यकारों की साधना है। विज्ञान और साहित्य इन दोनों का एक सम्यक बैलेंस ही समाज को समावेशी विकास की तरफ ले जा सकता है और उसे सार्थक बना सकता है। आवाम में हर एक व्यक्ति आशा से भरा हुआ होता है। उसे एक बेहतर भविष्य चाहिए, उसे बेहतर संसाधन चाहिए, उसे तरक्की के नए मार्ग चाहिए। साहित्य और कला उसकी इस यात्रा में चेतना बनकर उसे प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने का माध्यम प्रदान करती है। और इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा में कहा गया है कि कला और साहित्य इंसान के मन की खिड़कियां हैं। यह इंसान को अवसर प्रदान करती हैं कि वह न सिर्फ अपनी परंपरा को पोषित करे बल्कि विश्व में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप नए संकल्प के साथ शांति और समृद्धि की यात्रा शुरू करे। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि सुरपुर और कश्मीर दोउन में को अति सुंदर को शोभा को भवन, रूप को कौन समुंदर। आप सोच सकते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर के बारे में कवियों ने ऐसी उपमा दी, ऐसी चर्चा की, वहाँ विज्ञान और साहित्य को किस हालत में ला करके छोड़ दिया गया था। आप आज विचार करिए, पिछले 30-32 सालों से आतंकवाद के इकोसिस्टम ने यहाँ की खिड़की को बंद कर दिया था। आवाम को सिर्फ वही रास्ता दिखाया गया था जो आतंक के चंद सरपरस्त आवाम को दिखाना चाहते थे। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आतंकवाद के इकोसिस्टम ने सिर्फ तरक्की की राह ही नहीं रोकी है बल्कि साहित्य और कला की गति को भी रोका है, उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से ये आतंकवाद और अशांति को बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है, वहाँ बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचता। आज आपके सामने दुनिया के अनेक ऐसे देशों के उदाहरण हैं। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कलाकारों से मिलने की कोशिश की गई है, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है, उनकी घुटन
मैं महसूस कर सकता हूँ और आज मैं मानता हूँ कि अल्प समय में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कलाकार हो, साहित्यकार हो, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप, जम्मू कश्मीर की वास्तविक आध्यात्मिक रचनात्मक ऊर्जा को केवल वही न महसूस करें, उनकी ऊर्जा हम भी महसूस करें, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी महसूस करे और जम्मू कश्मीर की आवाम भी महसूस करे। मैं आज विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पवित्र मुकद्दस धरती से इस तरह की आइडियोलॉजी के समूल उन्मूलन के लिए साहित्यकारों और कलाकारों को भी अपनी तरफ से मुखर होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। सभी कलाकारों, कवियों और लेखकों के पास वह इल्म है जो आवाम के चेतना की खिड़की को खोल सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं और उन्हें 21वीं सदी में हो रहे बदलाव के बारे में जागरूक कर सकते हैं। नदियों, घाटियों के रोमांटिसिज्म, उसके सौंदर्य से अलग निकलकर उन्हें वास्तविक दर्पण भी दिखाना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आतंकवाद, अलगाववाद का वक्त अब खत्म हो रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है और आवाम अगर फैसला कर लेगी तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब बचे कुछ है जो ध्वंसावशेष हैं वो भी जल्दी विदा हो जाएंगे यहाँ से। और यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियाँ आपकी कृतज्ञ होंगी। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश आपका कृतज्ञ होगा। आज लगभग प्रत्येक शहर में सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन होने लगे हैं। स्पोर्ट्स, मैं समझता हूँ कि गांव से लेकर कस्बों तक बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ अपने मन मुताबिक जी सके, इस तरह का वातावरण बन सका है। सड़कों पर संगीत और सभागारों में हो रही साहित्यिक चर्चा, यही तो असली जम्मू कश्मीर की तस्वीर रही है पूरी दुनिया के सामने। यह कोशिश हो रही है, ईमानदारी से हो रही है, शिद्दत से हो रही है। हर एक नागरिक, विकास के अंतिम कतार पर खड़े हर एक परिवार को आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। साहित्य, संगीत, कला और हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ताकि 3 दशकों से मायूसी में जी रहा समाज नई ऊर्जा से, नए संकल्प के साथ अमृत काल की इस यात्रा में देश के अन्य राज्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। 4 वर्षों में डेवलपमेंट इंडेक्स के जिस पैरामीटर पर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर करने लगा है। समाज कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना धन, जितना प्रोत्साहन जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, उसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनकी जो प्रतिबद्धता है जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की, उसके कारण मुक्त हस्त से धन देने का काम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ यही माकूल समय है जब आवाम का हर एक व्यक्ति संकल्प ले, ऐसे तत्वों को अपने बीच पनपने नहीं देगा जो इस जमीन में षड्यंत्र रच रहे हैं। निर्दोष लोगों के लहू से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, जिनकी आत्मा आज भी भटक रही है, मैं समझता हूं कि ये समाज को संकल्प लेने का वक्त आ गया। जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम उस दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा जब हर एक परिवार, समाज का हर अंग ये निर्णय ले लेगा कि ऐसे तत्व और उनके वजूद का हिस्सा न हमें बनना है, न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय देना है। बहुत हो गया, निर्दोषों का बहुत खून बह चुका सड़क पर। इस दिशा में साहित्यिक परंपरा से जुड़े जो लोग यहाँ आए हैं, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा हर एक लेखक, कलाकार उस असली जम्मू कश्मीर की तस्वीर यहाँ भी, देश के सामने भी और दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। ये वक्त की जरूरत है, जिसकी चर्चा कल्हड़ ने की थी, लल्लेश्वरी ने की थी, शेखुल आलम नुंदरसी ने की थी, दीनानाथ नादिम जैसे विभूतियों ने की थी। मुझे विश्वास है कि वैसे लिटरेचर